नमस्कार भाई सभी को। अभी हमारे साथ है अभिमन्यु कुराड़ जी, इनसे बात करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सरकार के साथ 40 मेंबरों की कमेटी बात करती है उनमें अभिमन्यु भाई भी हैं, तो उनसे जानते हैं सरकार किस तरह घुमा रही है या फिर अलग अलग तारीख पे तारीख दे के इनका धैर्य का परी चले। अभिमन्यु भाई राम राम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, राम राम। अभिमन्यु भाई ये बताइए कि बार बार 11-12 दौर की बातचीत हो चुकी है और कोई भी नतीजा निकल के नहीं आ रहा, क्या बातचीत होती है उधर, या थोड़ा ये बताइए कि सरकार धैर्य का परी चले रही। देखो, सरकार की ना तो नीति साफ है और ना ही सरकार की नीयत साफ है। सरकार ना तो बड़े मन से बात कर रही है और ना ही साफ दिल से बात कर रही है, इसीलिए अब तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि ये 3 कृषि कानून हमने नहीं चाहिए। अब क्यों ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप रहे हो, इन्हें उल्टे ले लो। आप हमारा ज़बरदस्ती का फ़ायदा क्यों करना चाहते हो, जो फ़ायदा हमने चाहता ही नहीं, जो तथाकथित फ़ायदा हमने नहीं चाहता वो अब ज़बरदस्ती क्यों करना चाह रहे हो। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं, जो MSP गारंटी कानून जो हमारा अधिकार है, 2011 में जब माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते गुजरात के, तो ये कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे। इन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। उस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B3 में इन्होंने लिखा है कि भाई किसानों के लिए MSP की गारंटी होनी चाहिए। ये बात खुद नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री होते हुए लिखी थी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने अन्य वादों की तरह इस वादे तय भी मुकर गए और इस वादे को भी पूरा नहीं कर रहे हैं। और आज बहाने बनाते हैं, मीटिंगों के अंदर सरकार के मंत्री बहाने बनाते हैं कि जी बहुत बड़ा वित्तीय घाटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमारे सभी किसान नेता बहुत बखूबी, बहुत अच्छे तरीके से उनके कुतर्कों का जवाब देते हैं उनको। दूसरी बात ये बताइए, 4-4, 5-5 घंटे मीटिंग चलती है, अंदर बातचीत कुछ होती है और बाद में आके बोलते हैं कि अभी चाय का ब्रेक हो गया या भोजन का ब्रेक है। भोजन भी किसान हम देख रहे हैं अपना लेके जाते हैं, चाय भी अपनी लेके जाते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे आखिर में आके तो ये होने लग गया कि जब 2 बजे जो मीटिंग होना हुआ करती शुरू, हम तो 2 बजे पहुंच जाया करते, मंत्री लोग और अधिकारी लोग आया करते 2:45 पर, 2:50 पर हम बैठे रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद 15-20 मिनट बात करते, फिर कहते जी चलो जी लंच करेंगे। हम कहते जी यहाँ पे मुद्दे की बात करने आए हैं हम, अब बात करो मुद्दे की। वो बोले ना लंच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर चले जाते, 1-1.25 घंटा के बाद आते, फिर 10 मिनट बात करते, फिर कहते जी चाय पियेंगे। तो एक तरीके से मतलब किसान समाज का मतलब अपमान होया करता। अब इसमें मेन बात ये है कि भाई हम अपने धैर्य के साथ वहाँ बैठे रहा करते, क्योंकि यदि हम खड़े होकर आ जाते तो फिर ये गोदी मीडिया, ये सरकार हमारे ऊपर ये आरोप लगाने लग जाती कि भाई ये बात नहीं करना चाहते। तो इसीलिए हम तो बड़े धैर्य से, हमारे किसान नेता बड़ी सूझबूझ से, बड़ी समझदारी से पूरा उन्होंने अब तक आंदोलन चलाया है। इस तरह का कृषि मंत्री का बयान अभी काला क्या है, इसके अंदर काला करे, उसके बारे में वो थोड़ा हमारे दर्शकों। देखो, पूरे काले कानून है ये, किसानों की मौत के फरमान है। मैं 2-3 छोटे पॉइंट गिनवा दूँ आपने कि भाई जो पहले वाला कानून है, जो प्राइवेट मंडी खोलने वाला है, यही कानून 2006 में बिहार में लागू हुआ था। आज बिहार के किसान बर्बाद हो गए हैं। वहाँ पे मक्का जो 1850 रुपया क्विंटल जिसका सरकारी रेट है, वो बिक रहा 500 से 600 रुपया क्विंटल। धान की खरीदी 10 दिन पहले तक शुरू नहीं हुई थी वहाँ पे। उसी तरीके से अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात करें, ये कानून जो ये यूरोपियन देश हैं, पश्चिमी देश हैं, उनमें आज से 20 से 30 साल पहले लागू हुए थे। ये मुक्त, इनको बोला जाता है मुक्त बाजार के कानून और मुक्त व्यापार के कानून। ये मुक्त बाजार के कानून अमेरिका में लागू होने से पहले किसी भी कृषि उत्पाद का जो फाइनल मूल्य होया करता, फाइनल रेट होया करता, उसका 40% किसान की जेब में जाया करता। ये कानून लागू होने से पहले, मतलब कोई चीज़ यदि कृषि उत्पाद 100 रुपये का बिक गया तो 40 रुपये किसान की जेब में जाया करते। जब तक ये कानून लागू हुए अमेरिका में, उसके बाद में मात्र 15% किसानों की जेब में जाता है। यानी अब 100 रुपये में से सिर्फ 15 रुपये किसान को मिलते हैं, जो 25 रुपये थे वो चले गए कंपनी की जेब में। अभी मैंने मंच से भी उदाहरण दिया, जब से ये कानून ब्रिटेन में लागू हुए उसके बाद ब्रिटेन में 31,690 छोटी बड़ी डेयरी बंद होगी। और ये उल्टा देखो, डेयरी तो बंद होगी लेकिन दूध का उत्पादन बढ़ गया। यानी मतलब बड़े बड़े लोग जिंदा रहेंगे इन कानूनों के बाद, जो छोटे किसान हैं वे कभी खत्म हो जाएंगे। और सरकार को एक बात समझनी चाहिए, जो हमारे यहाँ का भूमि जनसंख्या अनुपात अपने देश का, वो बिल्कुल अलग है पश्चिमी देशों के मुकाबले। अमेरिका में 2% लोग खेती कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे
अब देखो 55 से 60% लोग खेती पर आधारित हैं। हमारे यहाँ पे खेती जीवन यापन करने का तरीका है, परिवारों का पेट पलता है। अमेरिका में तो खेती एक तरीके का बिजनेस है। और दूसरी बात जो आपने पूछी, भाई एक बात बताओ, जो इतना एडवांस जो खेती करें अमेरिका जैसे देश, कनाडा जैसे देश, चाइना जैसे देश, ये कानून लागू होने के बाद, ये मुक्त बाजार नीति लागू होने के बाद भी वहाँ की सरकारें भारी भरकम सब्सिडी किसानों को देती हैं। यदि ये कानून इतने अच्छे होते तो भारी भरकम सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? अमेरिका में एक किसान को मिलते हैं हर साल 42 लाख रुपए, 847 बिलियन डॉलर का वहाँ पे सब्सिडी बिल है किसानों के लिए एक साल का। चाइना में मिलते हैं 212 बिलियन डॉलर, OECD में मिलते हैं 240 बिलियन डॉलर, यूरोपियन देशों में मिलते हैं 100 बिलियन डॉलर। जब ये कानून उन किसानों का भला नहीं कर पाए तो हमारा भला कैसा कर देंगे जी? और कृषि मंत्रियों के पास इन चीज़ों का या अन्य अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं होता। मीडिया के बाहर कुछ बोलते हैं, आके मीटिंगों में जवाब नहीं दे पाते। और 26 जनवरी घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, देश का किसान राष्ट्रीय ध्वज का पूरा मान सम्मान करता है। राष्ट्रीय ध्वज का मान सम्मान, देश की आन बान शान किसान समाज के लिए सर्वोपरि है। ये हमारे ही परिवार के हैं जो सरहदों पर तैनात हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। ये एक भी इंच पीछे नहीं हटते, बेशक अपनी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। ये तिरंगे में लिपट करना इन्हें पसंद है, लेकिन पीछे हटना पसंद नहीं है। ये हमारे ही परिवार से हैं। तो ये भाजपा और RSS के लोग हमें देशभक्ति ना सिखाएं। और दूसरी बात, हम एक बात कह रहे हैं, जो उस दिन लाल किले पे हुआ वो बहुत गलत हुआ, हमने बहुत दुख है। और वो कार्यक्रम हमारा था, हमारा कोई कसूर नहीं था उस घटना को लेके, लेकिन फिर भी क्योंकि कार्यक्रम हमारा था भाई ट्रैक्टर परेड का, हम नैतिक तौर पे हमने उसके लिए माफ़ी भी मांगी है पूरे देश, हमने अपनी नैतिक गलती स्वीकार भी करी है हमने। लेकिन एक बात बताओ, जिस व्यक्ति ने वो झंडा चढ़ाया, जो दीप सिद्धू एंड कंपनी ने जो करा, अब तक उस दीप सिद्धू को गिरफ्तार क्यों नहीं करा गया? ये वो दीप सिद्धू है जो भाजपा के सांसद सनी देओल के लिए चुनाव प्रचार कर रहा था। ये वो दीप सिद्धू है जिसके अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो है। तो जवाब तो गृह मंत्री को देना चाहिए ना कि भाई ये कैसे हो गया ये घटना। हम जब जहाँ से हमें संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ मुड़ना था, सिंघू बॉर्डर की अगर मैं बात करूँ, उस रूट पे थे, तो जहाँ हमें मुड़ना था, जब हम वहाँ पहुँचे, जहाँ मुड़ना था वहाँ पे तो भारी भरकम बैरिकेटिंग हो रखी है। और जहाँ नहीं जाना था, जहाँ बैरिकेड होने चाहिए थे, वहाँ पे बिल्कुल खोल रखा था। भाई किसान समाज है, ये गाँव के आदमी है ना, तो इन्हें दिल्ली गिराया का ना बेरा, मैंने खुद है ना बेरा जी दिल्ली गिरा का, मैं दूसरा ही की बात करूं। तो इनको तो एक साजिश रच के इनको वहां तक लेके जाया गया। किसान बिल्कुल भोले बाले हैं, निर्दोष हैं। जिस आदमी ने, मैं फिर यह बात कहूं अंत में, जिस आदमी ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, जिस आदमी ने लाल किले का अपमान किया, जो लाल किले पर चढ़े, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको हवालात के पीछे भेजा जाए। लेकिन जो निर्दोष किसान हैं, जो भोले नौजवान हैं, जो भटकाए गए, जो बहकाए गए, जो बरगलाए गए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो हमारे परिवार का है, हिस्सा है, और उनको बहका के बरगला के वहाँ तक लेके जाया गया, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। जो सोशल मीडिया पे रियाना और ग्रेटा ने जो किसान आंदोलन को जो समर्थन दिया है, उसमें कुछ मीडिया संस्थान और कुछ राजनीतिक लोग ये कह रहे हैं हमारा आंतरिक मामला, इसमें छेड़छाड़ ना करें, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कुछ एक्टर भी इसमें रियाना के खिलाफ कुछ पोस्ट वगैरह डाल रहे, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं इसमें दो बातें कहना चाहूँ। हमारे लिए देश की आन बान शान सर्वोपरि है। भारत के किसानों में इतना सामर्थ्य और इतनी ताकत है कि हम अपनी मांगों को पूरा करा सकते हैं और मांगों को पूरा कराएंगे। ये बात सही है, ये हमारे देश का आंतरिक मामला है। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे 200 से अधिक किसान शहीद हो गए हाड़ कपाने वाले सर्दी में, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री से लेके बीजेपी के किसी छोटे कार्यकर्ता ने भी शोक संवेदना जाहिर नहीं करी है। और उल्टा कई भाजपा के बड़े बोलने प्रवक्ता तो डिबेट में ये पूछ लेते हैं इन किसानों की शहादत का सबूत क्या है। और मैं तो एक्टर्स को भी कहना चाहूँगा, बॉलीवुड के एक्टर्स को, जो आपकी प्लेट में खाना आता है शाम को, सुबह, दोपहर में, वो कहाँ से आता है? वो राजनीतिक पार्टियाँ नहीं देती आपको, वो किसान के खेत से आता है। राजनीतिक पार्टियों के तलवे चाटने से आपकी भूख नहीं मिटेगी, किसान के खेत से आपकी भूख मिटेगी। तो कम से कम भाई शोक, हमारी मांगों को तो हम पूरा कराएंगे, लेकिन जो हमारे 200 किसान शहीद हो गए, कम से कम उनके लिए तो शोक संवेदना जाहिर करनी चाहिए थी प्रधानमंत्री ने, हमारे बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ ने। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की माँ मरी थी तो मोदी साहब ने पत्र लिखा था शोक संवेदना के लिए, लेकिन देश का किसान जिसे अन्नदाता कहा जाता है उसके लिए कोई शोक संवेदना नहीं। तो यदि इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ ने इंसानियत के नाते, मनुष्य जाति का हिस्सा होने के नाते, यदि हमारे प्रति, हमारे शहीदों के प्रति शोक संवेदना जाहिर की है, यदि समर्थन दिया है, तो निश्चित तौर पर हम उनका धन्यवाद करेंगे। इसमें कौन सी गलत बात होगी? धन्यवाद तो करना ही चाहिए ना भाई, मनुष्य होने के नाते, इंसान होने के नाते उन्होंने शोक संवेदना जाहिर की है, तो हर किसी का अधिकार है हो तो। और यदि जहाँ तक बात रही इंटरनेशनल साजिश की, हमारी सरकार के पास IB है, रॉ है, CID है, दिल्ली पुलिस है, स्पेशल सेल है। ये डिपार्टमेंट जाँच करें, साजिशकर्ताओं का खुलासा करें। किसान समाज ने बदनाम क्यों कर रहे हैं?
कभी ये कहते हैं जी यहाँ पर आतंकवादी घुस गए, माओवादी घुस गए, नक्सलवादी घुस गए,